नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। मनोज वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम 14 के चक्रव्यूह में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीच चुनावी सफर में जिस तरह से कांग्रेस ने सेकुलर फ्रंट और थर्ड फ्रंट की वकालत की है, वो सिर्फ इस बात को स्पष्ट करता है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, चुनावी नतीजों के बाद एक हो सकती हैं। कांग्रेस की इस सोच के बाद अब ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने इस बार केंद्र में यूपीए की वापसी की उम्मीद छोड़ दी है? तो वहीं तीसरे मोर्चे के गठन के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें करने वाली वाम पार्टियों की अपनी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तो क्या वाम दलों की घटती लोकप्रियता के पीछे आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता जिम्मेदार मानी जा रही है? 14 के चक्रव्यूह में आज हम सब इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करेंगे। अभी 2014 के आम चुनाव के तहत तमाम सीटों के लिए वोटिंग होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने बीच राह में अपनी मंजिल बदलने की सोच ली है। कांग्रेस पहले जहां यूपीए के एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही थी, वहीं अब उसने चुनावी नतीजों के बाद सेकुलर फ्रंट बनाने का शगुफा छोड़ दिया है। तो वहीं वाम दलों के जरिए थर्ड फ्रंट बनाने का जो राग अलापा जा रहा था, वो भी इस वक्त समय से पहले ही ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आ रहा है। और इसी सिलसिले में हमने तैयार की है एक खास रिपोर्ट। मंजिल की तलाश में रास्तों से भटक जाना तो समझ में आता है, पर अपनी राह की जगह दूसरों के रास्तों को देखकर मंजिल तक पहुंचने की कवायद में लग जाना समझ से परे मालूम होता है। और अगर ये कहा जाए कि इस बार हो रहे आम चुनाव में कुछ सियासी पार्टियां बीच रास्ते में ही अपना इरादा बदलकर दूसरों की शोहरत का जायजा लेने लगी हैं, तो गलत न होगा। चुनाव शुरू होने से पहले दूसरी तमाम पार्टियों की तरह कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया और एक बार फिर से यूपीए के सत्ता में वापसी की उम्मीद जाहिर की। तो दूसरी तरफ वाम दलों ने इस बार भी तीसरे मोर्चे के गठन की शहनाई बजाई। शहनाई बजते ही कई क्षेत्रीय पार्टियों ने वाम दलों की छतरी के नीचे आकर थर्ड फ्रंट के गठन में अपनी तरफ से हामी भर दी। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के तीन पात, यानी गठन से पहले ही बिखराव। लेकिन इस बिखराव ने एक नई सोच को जन्म दिया। थर्ड फ्रंट के गठन में होने वाली परेशानियों के मद्देनजर कांग्रेस ने सेक्युलर फ्रंट का शगुफा छोड़ डाला। अब इसे कांग्रेस की रणनीति कहें या बीजेपी के बढ़ते जनाधार का डर, सेक्युलर फ्रंट के लिए बजने वाली शहनाई के पीछे राजनीतिक लाभ हानि के गणित को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस की तरफ से सेक्युलर फ्रंट की उठने वाली बातों को उस वक्त और ज्यादा बल मिलता नजर आया जब सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल ने भी इस बात की तस्दीक कर डाली। बकौल अहमद पटेल, कांग्रेस सत्ता के लिए ललायत नहीं है। पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी जरूरी विकल्पों पर विचार कर रही है। अहमद पटेल आगे कहते हैं, सेक्युलरिज्म के लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो क्या कांग्रेस की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है? लगता तो यही है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जनता की भी अपनी एक रणनीति होती है, जिसे चुनावी नतीजों से पहले पूरी तरह से समझ पाना शायद आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल न्यूज। तो कांग्रेस ने सेकुलर फ्रंट की जो बात कही है, कहीं ना कहीं शगुफे से जो तीसरा मोर्चा है उसमें कहीं ना कहीं जान पड़ रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी बने हुए। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो सेकुलर फ्रंट या थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं और इसे आप परिभाषित कैसे करेंगे वर्तमान समय की, अगर हम बात करें जब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह एन चुनाव के बीच में अचानक 6 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने थर्ड फ्रंट का राग लापना शुरू कर दिया है या सेकुलर फ्रंट की बात करना शुरू कर दी है, उससे एक संकेत तो साफ निकलता है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग ये मान लिया है कि वो अकेले अपने दम पर भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को नहीं रोक पा रही है और इसलिए वो सेकुलरवाद के नाम पर या तीसरे मोर्चे के नाम पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं या थर्ड फ्रंट में शामिल दल हैं, उनसे अपना एक मेल मिलाप अभी से रखना चाहती है, ताकि चुनाव बाद अगर बीजेपी को रोकने की जरूरत पड़े तो सेकुलरवाद के नाम पर या तीसरे मोर्चे के नाम पर, जिसके प्रयोग कांग्रेस पूर्व में भी करती रही है और उसने भाजपा को सत्ता में आने से रोका भी है,
लिहाजा कांग्रेस के नेताओं ने अभी से अपनी इस मामले में रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि हम सेकुलरवाद के नाम पर या तीसरे मोर्चे के नाम पर किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकें। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि जब भी असल मुद्दे होते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे होते हैं, और कांग्रेस नेतृत्व को यह लगता है कि इन मुद्दों पर वो जनता से सीधे संवाद नहीं कर पा रही है, बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही है, तब ऐसी स्थिति में सेकुलरवाद का नारा बुलंद किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोकने के लिए गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाती है। और यही वजह है कि आप देखिए पिछले दिनों तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के पाले में खड़ी हो गई, गैर कांग्रेसवाद के नाम पर वो भाजपा के पाले में आई। तो देश में जो राजनीति होती रही है वो सेकुलरवाद, तीसरा मोर्चा, गैर कांग्रेसवाद, इनके नाम पर समय समय पर होती रही है। और ये तीनों ही जो धाराएं हैं राजनीति की, वो चाहे वामपंथी दल हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सेकुलरवाद, तीसरा मोर्चा और गैर कांग्रेसवाद, इनके आधार पे अपना अपने गठबंधन बनाते रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने जो थर्ड फ्रंट या सेकुलर फ्रंट का शगुफा छोड़ दिया है, तो इसे क्या माना जाए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कांग्रेस की मजबूरी है, ये भी इसकी एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, कांग्रेस चुनाव बाद की स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहती है कि अगर मान लीजिए पर्याप्त सीटें नहीं मिले तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाकर या तीसरे मोर्चे में शामिल होकर या किसी प्रकार का नया एक गठबंधन बनाकर उसका आधार चाहे सेकुलरवाद हो, किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए। वो कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह महत्वपूर्ण है, क्या थर्ड फ्रंट है? थर्ड फ्रंट का कौन नेता है, क्या नीति है, अभी यही स्पष्ट नहीं है। थर्ड फ्रंट तब मजबूत होता है देश में जब वामपंथी दल खास तौर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले 2009 के चुनाव में जिस प्रकार से वामपंथी दलों का जो प्रदर्शन था उसमें गिरावट आई है, उसने कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को कमजोर करने का काम किया है। वामपंथी दल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे मोटे राज्यों में अपना आधार रखते हैं। अगर वामपंथी दल फिर से 50-60 सीटें जीत के आते हैं तब तो आप समझ सकते हैं कि एक तीसरा मोर्चा आकार ले सकता है। ये जो तीसरा मोर्चा होगा 100-125 की स्थिति में होगा, और ऐसे में कांग्रेस तीसरे मोर्चे को आगे कर या उसके साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को रोकने की स्थिति में होगी। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं, जिस प्रकार से केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन वामपंथियों को रोकने में लगा है, उससे मुझे लगता है कि वामपंथी दलों के लिए अपने अस्तित्व को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत तीसरे मोर्चे के। तो लिहाजा अभी देखने वाली बात यह होगी जो तीसरे मोर्चे में दल हैं, खासतौर से वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार का जनता दल यू या देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर, ये दल क्या प्रदर्शन अपने अपने राज्यों में करते हैं। इनकी सीटें पर्याप्त आई तब तो एक तीसरे मोर्चे या सेकुलर फ्रंट के बारे में जो कांग्रेस की रणनीति हमें एक झलक दिख रही है वो आकार लेगी। अगर ये दल अपने राज्यों में पस्त पड़ गए या हार गए या पर्याप्त सीटें नहीं मिली तब कांग्रेस को कोई नया अपना रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम वाम पार्टियों की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति उनकी काफी कमजोर है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की चाहे बात करें, चाहे पिछले लोकसभा चुनावों की, या समाजवादी पार्टी की भी स्थिति लोकसभा चुनाव में जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें मुजफ्फरनगर दंगों के बाद स्थिति कमजोर है। या अन्य अगर हम बात करें जो तमाम जो 11 पार्टियां हैं इसके अंदर, चाहे वो देवगौड़ा हो चाहे अन्य कोई, तो उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक नजर आ रही है। ऐसे में जो नेतृत्व की बात है वो तो अपने आप में एक शगुफा लगती है। देखिए, जब ये नेतृत्व तीसरे मोर्चे के नेतृत्व का सवाल उठता है तो वामपंथी दल हो या उनके साथ जुड़े दूसरे क्षेत्रीय दल हो, वो ये कहते हैं चुनाव के बाद तय कर लेंगे कौन नेता होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी नेता का सवाल आया है तीसरे मोर्चे में खटपट हुई है। आप देखिए, जयललिता ने तमिलनाडु में पिछले दिनों वामपंथी दलों का साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और दूसरे दलों के साथ मिलकर एक नए मोर्चे की बात कर रही हैं। तो इस तीसरे मोर्चे के साथ कौन से दल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे? क्या क्षेत्रीय पार्टियां तीसरे मोर्चे के नाम पे कांग्रेस से हाथ मिलाएंगी? क्या कांग्रेस उनसे हाथ मिलाएगी? ये एक ऐसे सवाल हैं जो राज्यों की राजनीति पर भी केंद्रित हैं। अगर किसी दल को लगेगा कि उसे मुकाबला कांग्रेस पार्टी से अपने राज्य में करना है, भाजपा से उसका मुकाबला नहीं है। उदाहरण के लिए नवीन पटनायक उड़ीसा में, उनकी बीजू जनता दल, वहां उसका मुकाबला कांग्रेस से होता, भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता है। ऐसे में क्या नवीन पटनायक कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे? क्या ममता बनर्जी वामपंथी दलों के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे में शामिल होंगी? क्या जयललिता कांग्रेस से हाथ मिलाएंगी? ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एक साइकोलॉजिकल तरह से एक सेकुलरवाद के नाम पर
इस समय ध्रुवीकरण एक चाहती है मतदाताओं का कि एक नरेंद्र मोदी या भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ ध्रुवीकरण देश में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से कांग्रेस बचना चाह रही है और लड़ाई को सेकुलरवाद पे ले जाना चाह रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस सेकुलरवाद की तरफ लड़ाई को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक जो प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो किस तरीके से बीजेपी को रोका जाए और कहीं ना कहीं जो है अगर हमारी खुद की सरकार ना बन सके तो हम तीसरे मोर्चे को जान देने की कोशिश करें। तो कांग्रेस जहां सेकुलर फ्रंट और थर्ड फ्रंट की अटकलबाजियों के बीच अपने असल मुद्दे यानी यूपीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों से भटकती नजर आ रही है, तो वहीं चुनाव में इस बार थर्ड फ्रंट के नाम पर केंद्र में सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाली पार्टियां कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थर्ड फ्रंट का अमली जामा पहनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें करने वाली लेफ्ट पार्टियों की अपनी स्थिति क्या है, देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। थर्ड फ्रंट के नाम पर सियासत पहले भी की जा चुकी है और अब भी की जा रही है। थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे को अमली जामा पहनाने के लिए वाम दलों की भूमिका पहले भी अहम थी और आज भी वाम दलों की भूमिका अहम मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खुद वाम दलों की स्थिति इस चुनाव में बेहतर है? क्या वाम दल इस बार हो रहे चुनावी समर में खुद को स्थापित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं? अगर चुनावी हलचल पर रोशनी डाली जाए तो कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, चुनावी नतीजों के बाद तस्वीर का रुख कुछ और बयां करे तो अलग बात है। कांग्रेस जिसे सेकुलर फ्रंट और थर्ड फ्रंट की याद में यूपीए थर्ड की सत्ता में वापसी की उम्मीद मध्यम नजर आने लगी है, तो वहीं कभी तीसरे मोर्चे तो कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति में गैर भाजपा दलों को लामबंद करने वाले कामरेड 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद अपना गढ़ बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 2004 में सीपीएम ने अच्छी कामयाबी हासिल की थी, पर 2009 यानी 15वीं लोकसभा में माकपा के 16, भाकपा के 4, आरएसपी के 2 और फॉरवर्ड ब्लॉक के सिर्फ 2 सांसद ही संसद की दहलीज पर कदम रखने में कामयाब हो पाए थे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित होती भारतीय राजनीति में दिल्ली से लेकर बनारस तक आम आदमी पार्टी ने जिस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वाम पार्टियां उससे कोसों दूर नजर आ रही हैं तो गलत ना होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जिस तरह सेकुलर फ्रंट और थर्ड फ्रंट की वकालत कर रही है, उसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि इसे तभी अमली जामा पहनाया जा सकता है जब वाम दलों की स्थिति 15वीं लोकसभा से बेहतर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 1977 से लेकर 2009 के बीच हुए लोकसभा चुनावों में सीपीएम और सीपीआई की स्थिति क्या रही। तो 1977 में सीपीआई को 7 सीटें और सीपीएम को 22 सीटें मिली। वहीं 1980 की अगर बात करें तो सीपीआई के खाते में 11 सीटें और सीपीएम को 35 सीटें मिली। तो ये तमाम हम आपको बता रहे हैं आंकड़े। जिस तरीके से अगर 1984 की बात की जाए तो सीपीआई के खाते में 6 सीटें और वहीं सीपीएम के खाते में 22 सीटें। 1989 की बात करें तो सीपीआई को 12 सीटें मिली थी और सीपीएम को 33 सीटें। 1991 के आम चुनावों में 14 सीटें सीपीआई के खाते में, वहीं 35 सीटें सीपीएम को मिली। अगर 1996 की बात की जाए तो सीपीआई को 12 सीटें और सीपीएम के खाते में 32 सीटें गईं। 1998 की बात करें तो 9 सीटें सीपीआई के खाते में रहीं, वहीं 32 सीटें सीपीएम को मिली। इसके अलावा 2004 में सबसे अधिक सीटें 10 सीटें सीपीआई के खाते में और 43 सीटें सीपीएम को मिली थीं। 2009 में यह आंकड़ा गिर गया और 4 सीटें सीपीआई के खाते में और सीपीएम के खाते में आई महज 16 सीटें। तो ये हमने तमाम आपको आंकड़े दिखाए ग्राफिक्स के जरिए, किस तरीके से वामपंथियों का जो जनाधार है वो लगातार, जो संसद में उनकी स्थिति है वो लगातार घटती रही और 2009 तक आकर जो वर्तमान स्थिति है वो 16 और 4 पर अटक गई। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम इतिहास की बात करें तो तीसरे मोर्चे की सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे जो लोग राजनीतिक सैद्धांतिकी के लिए जाने जाते थे वो भी 99 तक आकर कांग्रेस के पैरोकार बन गए और फिर तमाम तरीके की कोशिशें की जाने लगी। देखिए, अगर यहाँ थोड़ा सा राजनीति को समझना पड़ेगा
तीसरे मोर्चे की वकालत करने वाले वामपंथी दल एक समय तक बंगाल में कांग्रेस से ही लड़ते रहे। जब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लड़ना था तब वो उसमें चुनते थे, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस एक मजबूत दल होता था, वही सत्ता का केंद्र बिंदु रहता था। बीजेपी वगैरह कमजोर रहते थे, तो उस नाते वो कांग्रेस के साथ खड़े होते थे। जब कभी उन्हें लगता था कि बीजेपी ताकतवर हो रही है, तब वो भी तीसरे मोर्चे या गैर भाजपावाद का नारा लगाकर कांग्रेस से हाथ मिला लिया करते थे या उसे समर्थन देने की वकालत किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ भारतीय राजनीति दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है। इन दोनों जो कांग्रेस और भाजपा हैं, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों गठबंधन में अन्य क्षेत्रीय दल अपने अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने राज्यों की राजनीति के हिसाब से इन दोनों की छतरी के नीचे, राजनीतिक छतरी के नीचे आ गए। ऐसे में वामपंथी दलों का जो तीसरा मोर्चा था वो कमजोर पड़ता गया। मुलायम सिंह यादव हैं, तीसरे मोर्चे के साथ भी खड़ा होना चाहते हैं, कांग्रेस को केंद्र में समर्थन भी देते हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के खिलाफ है, लेकिन दोनों ही दल केंद्र में कांग्रेस को समर्थन देते हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से इन दलों का और ये दल कांग्रेस के साथ अपने हिसाब से राजनीति करते रहे। इसी प्रकार बीजेपी के साथ भी जब वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तब उस सरकार को बीजू जनता दल ने भी समर्थन दिया, तेलुगु देशम ने भी दिया, जयललिता भी साथ आई, ममता बनर्जी ने भी साथ दिया। तो एक नेता कैसा हो उस दल का और उसकी विचार उस सरकार का विकास का एजेंडा क्या हो, गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर उस एजेंडे को बांटना चाह रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन, एक नई सरकार बनाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गुजरात के सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर बीजेपी को रोकना चाहती है और सांप्रदायिकता के आधार पर एक सेकुलर फ्रंट बनाना चाहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लड़ाई जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष की हो जाए। रुकेंगे यहाँ एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, चर्चा हमारी जारी है 14 के चक्रव्यूह में। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की। राजनीति में आखिर तीसरे मोर्चे का जो वजूद है, जो कांग्रेस के जो समर्थन देने की बात कही है, जो सेकुलर फ्रंट का नया शगुफा छेड़ा है कांग्रेस ने, उसके बाद कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे में जान पड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। मनोज वर्मा जी, हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे, लेकिन तीसरा मोर्चा कभी सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे आखिर मूल कारण क्या है उसकी असफलता? देखिए, तीसरे मोर्चे की एक तो सबसे बड़ी इस समय समस्या ये है कि उसका कोई एक नेता नहीं है जी। और जो तीसरे मोर्चे के दल इसमें शामिल हैं, उन सबकी अपने अपने राज्य में अपनी अपनी राजनीति है। लिहाजा वो अपनी राजनीति की, अपनी राज्य की राजनीति के हिसाब से उस तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं या उससे अलग रहते हैं। अब नीतीश कुमार हैं, कल तक बीजेपी के साथ थे, लेकिन आज अलग हटकर तीसरे मोर्चे के साथ भी जाना चाहते हैं, ममता से भी हाथ मिलाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ भी अपनी नजदीकी दिखाते हैं। तो इन राज्य जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके अपने अपने राजनीतिक हित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वामपंथी दलों को इस समय जो परेशानी हो रही है कि आज ज्योति बाबू जैसा या सुरजीत जैसे कामरेड नेता वामपंथी दलों के पास नहीं है। आज कोई इन दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें एक मंच पर लाने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है, इतना प्रभावशाली नेता नहीं है। कहने को प्रकाश कारत, सीताराम येचुरी,
वर्धन साहब, ऐसे तमाम नेता वामपंथी दलों के हैं, लेकिन उनका ज्योति बाबू जैसा या सुरजीत जैसा करिश्मा नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह इस समय यह भी हो रही है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन क्या माना जाए कि जिस तरीके से अगर मुद्दों की बात हम करें तो भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर जब बात होती है तो वामपंथियों का अलहदा मुद्दे होते हैं, तो क्या मुद्दों के आधार पर भी कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है? और क्या इनके घटने का कुछ कारण जो है, जो आम आदमी पार्टी भी है, कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मीडिया में तमाम सुर्खियों में आई है और इन पूरे चुनावी महासमर में वामपंथी नजर नहीं आ रहे? देखिए, वामपंथी दल जो हैं वो लड़ते कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस प्रकार से पूंजीवाद है उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। लेकिन जब बात भाजपा को रोकने की आती है तब वो कांग्रेस के साथ खड़े हो आते हैं। किसके नाम पर? सेकुलरवाद के नाम पर। उनका ये दोहरा चरित्र जो था उसने भी वामपंथी दलों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और उसके चलते चाहे बंगाल हो या केरल हो, उसके बाहर वो नहीं आगे बढ़ पाए। उनकी जो एक यूनियनवाद की राजनीति रही है, सर्वहारा की वो बात करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं भटकते हुए वो दिखते हैं। जिस प्रकार से बंगाल वामपंथी दलों के नेतृत्व में पिछड़ा, आप देखिए लगातार ये हुई, वहां से कुछ बड़े उद्योग घराने अपना वहां से सारा उद्योग लेके कई दूसरे राज्यों में चले गए, गरीब को गरीब ही बनाए रखा वहां पर जो इस प्रकार की चीजें उठी, उसने भी कहीं ना कहीं वामपंथी दलों के बारे में एक धारणा बनाई कि वामपंथी दल जो हैं वो विकास विरोधी हैं, उद्योग विरोधी हैं। इसने बड़ा नुकसान वामपंथी दलों का किया। हालांकि उनके पास एक कमिटेड कैडर है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिससे आप सहमत है असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सर्वहारा की नीति है उसे भी देश ने स्वीकार किया, कई राज्यों ने स्वीकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं वामपंथी दलों जो राजनीति कांग्रेस के साथ मिलकर इतिहास में करते रहे, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। दिल्ली में आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, लगभग उसकी नीतियां भी अगर देखें या उसमें जो कैडर उनका है मुख्य रूप से वो वही कैडर है या वही समर्थक वर्ग है जो मुख्य रूप से वामपंथी दलों के लिए कभी काम करता था विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ता के रूप में शहरीकृत क्षेत्रों में। उसने अरविंद केजरीवाल का झंडा पकड़ लिया। तो जो वामपंथी दलों का विस्तार होना था वो कहीं ना कहीं जो उनका कैडर जो है वो भी एक नेतृत्व के लिए भटक रहा है। इसलिए वो कभी केजरीवाल का झंडा थामता है, कभी वामपंथी दलों का झंडा थामता है, और जब कुछ नहीं मिलता है तो वो भाजपा के खिलाफ एक अभियान चलाता है कि भाई चलो कांग्रेस को ही ले आओ। लेकिन आप ये दोगली राजनीति नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार के नाम पर आप कांग्रेस को कोसेंगे भी, और जब मौका मिलेगा तो सेकुलरवाद के नाम पर कांग्रेस से हाथ भी मिला लेंगे। अब यह देश को तय करना है कि इस देश के लिए मुद्दा क्या है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या विकास बड़ा मुद्दा है, या सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है? निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का मुद्दा है, लेकिन क्या सांप्रदायिकता के नाम पर इन महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दों को अनदेखा किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल आज देश की जनता के सामने है। बिल्कुल बड़ा सवाल है ये देश की जनता के सामने कि महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे बड़े हैं या फिर जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को जो हवा दी जा रही है। एक बात और, जो सांप्रदायिकता की बात उठ रही है, देखिए आज वामपंथी दल हो या मुलायम सिंह हो या कांग्रेस हो, जवाब इनको भी सांप्रदायिकता पे देने हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप रही? वामपंथी दल क्यों चुप रहे? क्यों मुलायम सिंह के साथ खड़े रहे? क्या गुजरात में कोई दंगा होगा वो ही खतरनाक होगा? आसाम में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, वो खतरनाक नहीं माना जाएगा? तो इस प्रकार की जो दोहरी परिभाषा भी अपने हिसाब से जो एक इस प्रकार का सांप्रदायिकता के आधार पर दोहरी राजनीति हो रही है, जो एक सांप्रदायिकता के नाम पर इस तरह की राजनीति हो रही है कि जब मौका मिले तब साथ आ जाओ, तो एक जनता यह भी देख रही है कि सांप्रदायिकता के नाम पर सिर्फ एक राजनीति हो रही है। मनोज जी, संक्षेप में आपसे एक और चीज, अंतिम सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि वामपंथियों का जो शहरी वर्ग था, शहरी वोटर था या शहरी समर्थक था जो उनकी विचारधारा से प्रभावित था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी या मायावती या ममता बनर्जी या जयललिता, ये तो किसी मोर्चे में नहीं है, न तीसरे मोर्चे में, न चौथे मोर्चे में, न यूपीए के साथ, न एनडीए के साथ। ये किस करवट बैठे? देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर मेरा नजरिया थोड़ा सा बदला है। पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे लिया तो उन्होंने आराम से लपक भी लिया और आराम से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। तो केजरीवाल जी क्या राजनीति करेंगे अभी कहना मुश्किल है। वो कांग्रेस से हाथ मिलाएं, नहीं मिलाएं, या किससे हाथ मिलाएं, तो ये सवाल ऐसे हैं जिनके लिए अभी हमें 16 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। यही बात बसपा प्रमुख पर लागू होती है। जब मौका मिलता है तो मायावती ने बीजेपी से भी हाथ मिला के मुख्यमंत्री बन गई, तब बीजेपी संप्रदाय को उन्हें नहीं लगी। लेकिन जब उन्हें लगता है कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाना है, तब मायावती भी सांप्रदायिकता का झंडा उठा लेती है। तो इस प्रकार के कई दल हैं जो देश में सांप्रदायिकता का मुद्दा अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से उठाते हैं, अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से उठाते हैं। और शायद इसलिए यह बड़ा मुद्दा है कि तीसरे मोर्चे का अस्तित्व अगर चुनावों बाद कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार भी हो जाती है तो आखिर उसका नेता कौन होगा। तो फिलहाल
2014 के चक्रव्यूह में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ 14 के चक्रव्यूह में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा के साथ। नमस्कार।